हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। और स्वागत है आपका सीवीटी यूजी की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें आज का वीडियो होने वाला है यूनिट 2 पर, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि है विद्युत धारा। और इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी एंड उसके कुछ पीवाईक्यूज़। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो सीयूईटी यूजी के साथ साथ नीट यूजी को भी कवर करते हैं, क्योंकि लेवल जो है वो अगर हम सीयूटी को थोड़ा सा अपग्रेड करें तो वो नीट के लेवल को टच करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने काफ़ी क्वेश्चंस नीट के भी लिए हैं, ताकि आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए और कोई भी कंसेप्ट या टॉपिक आपका मिस ना हो। थियरी क्लासेस देखने के बाद मेन चीज़ बचती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और वो क्वेश्चंस हम करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, जो भी न्यूमेरिकल है तो भी रहेगा, अगर एनालिटिकल क्वेश्चंस है तो भी हम सॉल्व करेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है तो भी वो इसमें इंक्लूड रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। पीडीएफ क्वेश्चंस पीडीएफ ही रहेगी और सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। अभी जैसे ही हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक काम करना है, पहले वीडियो पॉज करना है और उस क्वेश्चंस को पढ़ना है और उन्हें थोड़ा सा देख के ट्राई करना है कि क्या मैं खुद कर पा रहा हूं। फिर सॉल्यूशन देखना है कि इसका सॉल्यूशन हुआ कैसे है, तभी क्वेश्चन क्लियर होंगे और जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना और फिर जब बाद में सॉल्यूशन मिले तो उसमें देखना और चेक करते रहना साथ के साथ कि भाई तुम्हारा सॉल्यूशन सही था या नहीं था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण पर एक चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश Q, जिसका मान हमें दे रखा है 0.5 टी स्क्वायर प्लस टी कुलाम द्वारा दिया जाता है, जहां टी सेकंड में है, टी 1 सेकंड पर चालक से प्रवाहित धारा होगी। तो हम जानते हैं जो धारा है वो क्या होती है, dQ/dt। इसका अवकलन करेंगे तो 0.5 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, टी प्लस टी का कितना हो जाएगा 1, यानी आई का मान कितना हो गया, ये हो गया 1 इंटू टी प्लस 1 एम्पियर। अब वो कह रहा है कि टी बराबर 1 सेकेंड पर इसका मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 एम्पियर। इसका क्या हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयतन को नियत रखकर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या को 0.1% बढ़ाया जाता है, तब चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार के लिए R का जो मान होता है वो होता है ρl/a, और तार के लिए एरिया कितना होता है ρl/πr²। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया कि ये सभी इसका मान था, है ना। अब वो कह रहा है कि त्रिज्या में 0.1% बढ़ा दिया गया है, तो जो नई त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी R प्लस 0.1% ऑफ R, यानी यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो गया 0.1 इंटू R बटा 100, और ये हो गया 100.1 R अपॉन कितना हो गया 100। ठीक है, R डैश का मान आ गया, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 1.001 R हो गया है इसकी वैल्यू। अब बाकी सब सेम है, आयतन को सेम रखा है इसने, इसका मतलब ये है कि πr² L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा πr² इंटू L प्राइम। अब चूंकि उसने त्रिज्या में चेंज किया है तो लंबाई में भी कुछ परिवर्तन आएगा, हमें वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और R² का मान अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा R² इंटू L बराबर कितना हो जाएगा R² इंटू 1.001 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा L प्राइम। यहाँ से R² से R² कट गया, और L डैश का जो मान है वो कितना हो गया L/1.001 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान हम रखते हैं यहाँ पे, तो R का मान इतना हो गया, R प्राइम का जो मान है वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि रो तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, L का मान कितना हो जाएगा L डैश और R यानी πr²। इसकी वैल्यू मैं रखूँ तो रो L का मान हो गया L/1.001 स्क्वायर इंटू पाई, और R² की जगह कितना आ जाएगा, R का मान हमारे सामने है तो ये हो गया 1.001 का होल स्क्वायर इंटू R²। ठीक है, देखो रो L/πr² तो क्या है, R का मान है तो R डैश इज इक्वल टू हो गया R/1
1.001 की पावर 4। अब मैं इसे यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ कि मुझे क्या ज्ञात करना है, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत यानी कि बाद में कितना हुआ, आर डैश माइनस आर अपॉन पहले आर कितना था इंटू कितना हो जाएगा 100%। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आर प्राइम की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, आर अपॉन 1.0014। अब देखिए मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो ये हो गया 1001 गुणा 10 की घात -3। -3 का अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 4.004 इंटू हो जाएगा ये 10 की घात -12। ठीक है, और माइनस इंटू कितना हो गया, आर की वैल्यू तो पहले आर थी और अपॉन में कितना हो गया आर। ठीक है, यहाँ से ये हो गया आर और ये हो गया आर कैंसिल आउट। तो इसकी पावर अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाएगी 4.004 इंटू 10⁻12। सॉरी ये 12 नहीं रहेगा, ये वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 1.004 माइनस आर अपॉन आर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1.004 अपॉन 1 इंटू 100, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -0.004 इंटू 100 यानी कि -0.4%। इतना मान इसका क्या हो जाएगा, रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि जे तथा ई धारावाही चालक के अंदर क्रमशः धारा घनत्व का विद्युत क्षेत्र है तब सही संबंध होगा। तो हम जानते हैं जे बराबर सिग्मा ई सही है, जे क्रॉस ई बराबर 0। तो अगर मैं बात करूं जे क्रॉस ई तो जे क्रॉस ई से हमें सदिश राशि मिलेगी, सिग्मा सदिश नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। जे डॉट ई इज़ ग्रेटर देन 0। तो जे और ई की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया जे ई कोस थीटा, और जे है धारा घनत्व है पॉजिटिव रहेगा, ई का मान पॉजिटिव है, कोस थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यानी ये भी वैल्यू क्या है सही है, यानी इनमें से सभी मान क्या रहेंगे, सही रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पर धारा घनत्व है जे डॉट जे, इसका मान कितना है, जे जो है जे का मान इतना दे रखा है, क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा होगी। तो धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए, एरिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, और धारा अदिश राशि है इसलिए इसका जब मैं आई बराबर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा जे डॉट ए हो जाएगा। दोनों का गुणा कर देते हैं, ये हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, डॉट में आ जाएगा 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आई कैप का जे कैप के साथ 0, आई कैप का के कैप के साथ 0, जे कैप का जे कैप के साथ 1, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस अब 3 का 4 के साथ भी कितना हो गया 0 हो गया है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि 9 माइक्रो एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोधक में चित्र के दर्शाए अनुसार रंगीन पट्टिकाएं हैं, इसका प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध के लिए हम जानते हैं कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ विद सिल्वर गोल्ड नेकलेस। तो इसमें देखिए अब मैं सबसे पहली जो पट्टी है पीले रंग की वो मैं देखता हूँ कि कितने नंबर पे आती है। तो पीले रंग की पट्टी आएगी ये 0, ये 1 2 3 4, येलो कहाँ पे आया 4 पे, यानी फर्स्ट डिजिट तो क्या रहेगा 4। दूसरा है बैंगनी, वॉयलेट 4 के बाद 5 फिर 6 और ये वॉयलेट हो गया 7, यानी अगला डिजिट क्या आएगा 7। फिर है भूरा ब्राउन, ब्राउन तो सबसे पहला है यानी ये हो गया 0। ठीक है, प्लस माइनस।
सुनहरा सिल्वर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है ±5%, और गोल्ड के लिए कितनी होती है ±10%। कोई भी कलर नहीं हो तो प्लस माइनस कितना होता है 20%। सुनहरे के लिए प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5%, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला कह रहा है यदि NEM तथा टाउ चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल है, तब चालक की प्रतिरोधकता रो को निम्न में से किसके अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट सूत्र ही है, हमें याद रखना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू कितना होता है, रो इज इक्वल टू m/NE² टाउ, और सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा NE² टाउ अपॉन m। तो ये दोनों संबंध तो हमें याद रहना ही चाहिए, जो कि हमने थियरी क्लासेस में देख लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ठोस चालक PQ में P से Q की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, P व Q में विद्युत धारा घनत्व का अनुपात होगा। तो देखिए जो भी धारा है I वो कभी भी तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, यानी यहाँ और यहाँ धारा क्या रहेगी, समान रहेगी I। ठीक है, अब मैं इसका देखता हूँ पहले के लिए। JP पे अगर मैं मान ज्ञात करूँ तो धारा अपॉन एरिया कितना हो जाएगा πr², 4r² हो गया। ठीक है, और JQ पे कितना हो जाएगा I अपॉन πr²। दोनों का मैं अनुपात लेता हूँ तो JP अपॉन JQ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, I से I कैंसिल आउट, पाई से पाई, r² से r², ये हो गया 1/4। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1:4 वाला, जो कि है थर्ड ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिए गए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बाईं ओर से दाईं ओर n1 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हैं तथा साथ साथ दाईं से बाईं ओर n2 प्रोटॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हैं। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बनाते हैं, और यहाँ से क्या कह रहा है कि n1 बाईं से दाईं ओर n1 इलेक्ट्रॉन्स है, और दाईं से बाईं ओर n2 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E, और प्रोटॉन पर आवेश होता है E के बराबर। ठीक है, और धारा की अगर मैं बात करूं, धारा यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहती है और प्रोटॉनों की दिशा में, यानी टोटल धारा का जो मान है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा N1E, जिसका मान है नेगेटिव। टोटल चार्ज कितना हो गया Q, प्लस N2 इंटू कितना हो गया E। इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा धारा का, इतना ही हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि ये जो दिशा है वो विपरीत है, तो N1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत। हम देखो N1 अगर इधर होता है, N2 इधर होता है, तो धारा में क्या आती, कमी। तो दोनों ही धारा क्या हो रही है, अब जुड़ रही है, यानी N1 + N2 इंटू क्या हो जाएगा E, और धारा की दिशा कहाँ होगी, बाईं ओर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि गतिशीलता का विमीय सूत्र है, तो हमें गतिशीलता का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि VD इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू E। यहाँ से हम इसका विमीय सूत्र फाइंड आउट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र 2 चालक A तथा B के लिए I व V के मध्य ग्राफ को दर्शाता है। इनके सापेक्षिक प्रतिरोध का अनुपात है। ग्राफ को ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो ये V और I के बीच में ना होते हुए ये I और V के बीच में है, यानी ग्राफ क्या है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से I बराबर अगर मैं V देखूँ तो यहाँ से R आएगा 1/R। ठीक है, तो स्लोप जो है, जिसका यहाँ से स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि A और B के लिए, तो मैं यहाँ से देखूँ ये 30 डिग्री हो गया, और B के लिए हो गया 60 डिग्री। तो इसका स्लोप कम है, इसका मतलब इसका B का मान क्या होगा, ज़्यादा, और इसका मान क्या होगा, कम। अगर मैं दोनों का अनुपात देखूँ तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 30। ठीक है, और A का हो जाएगा tan 60। सापेक्षिक पूछा है तो A और B का, तो स्लोप में रख दूंगा A का मान कितना हो जाएगा, tan 60 अपॉन कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और इसका मान कितना होता है 1/√3, यानी ये वैल्यू होगी 3:1। और अगर हम ये देखते हैं कि ये तो है किसके लिए, V और I के लिए। ठीक है,
अब इसका मान क्या है, उल्टा है, क्योंकि आई और वी के लिए तो इसका मान जो है वो 10/60/30 ना होते हुए ये हो जाएगा 1/√3/3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1:3। सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हीटर निश्चित मात्रा में जल 15 मिनट में उबालता है, अन्य हीटर 10 मिनट में। समान मात्रा को उबालने में लगा समय जब दोनों समांतर में प्रयुक्त किए जाते हैं। हीटर की अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर होता है W/T। पहले वाले के लिए मुझे लगा होगा T1 समय और दूसरे वाले के लिए लगा है T2 समय, लेकिन कार्य दोनों का क्या है, बराबर है, क्योंकि समान जल को उबाला है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में सदैव पावर से डायरेक्ट जुड़ जाती है, P1 + P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे P की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो P का मान कितना हो जाएगा, W/T बराबर P1 के लिए कितना होगा, W/T1 प्लस P2 के लिए भी कितना होगा, W/T2, क्योंकि मुझे वापस उतने ही पानी को उबालना है। तो कार्य तो अमाउंट क्या रहेगी, सेम, यानी कि 1/T इज कितना हो गया, 1/T1 प्लस 1/T2। दोनों का मान रख देते हैं तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/10। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो गया 30, ये हो गया 2 + 3 यानी कि 5। तो 1/T की वैल्यू होगी 5/30 यानी कि 1/6। टी का मान कितना हो गया, 6 मिनट। टी का मान कितना हो गया, 6 मिनट हो गया है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि घर में दो अवयवों की पृथक शक्ति 100 वोल्ट तथा 150 वोल्ट है, इनके श्रेणी संयोजन की प्रभावी शक्ति होगी। जब संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो पावर जो होती है वो 1/P1 प्लस 1/P2 के रूप में जुड़ती है, और पावर का मान पूछा है तो 1/100 वोट प्लस कितना हो जाएगा, 1/150 वोट। अगर एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 300, यहाँ आ गया 3 प्लस हो गया 2, यानी कि 1/P का मान आ गया 5/300, यानी P की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 60 वोट। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है यदि 110 वोल्ट अंकित क्रमशः 60 वोट तथा 100 वोट शक्ति के दो बल्बों में 220 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तब निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब अगर हमसे कहा गया है कि पहला वाला का जो मान है वो कितना है, 60 वोल्ट है, लेकिन 110 वोल्टेज पे, तो यहाँ से अगर मैं इसका प्रतिरोध ज्ञात करूँ तो P बराबर होता है V²/R, और यहाँ से R बराबर कितना हो गया, V²/P, यानी 110 × 110 अपॉन कितना हो गया 60, यानी इसकी वैल्यू होगी 121 10/6, और इसका अगर मैं भाग दूँ तो ये आएगा 2 और फिर 0, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 10 में 1.4, यानी कि 4 में कितनी बार जाएगा, ये 3 समथिंग 6 समथिंग है ना, ये आ गया इसका इतना प्रतिरोध। अब अगर मैं यहाँ से P2 का मान ज्ञात करूँ तो P2 कह रहा है कि 100 वोल्ट की शक्ति के लिए प्रतिरोध आया है कितना, 220 वोल्ट के लिए। तो यहाँ से P1 और R1 हो गया। मैं अगर P2 और R2 ज्ञात करूँ तो P2 की वैल्यू कितनी होती है, V²/R2। यहाँ से दूसरे तार का प्रतिरोध अगर मैं ज्ञात करूँ तो V²/P, V² का मान कितना हो जाएगा 220 इंटू कितना हो जाएगा 220 अपॉन कितना होगा 100। तो इन दोनों का मान कितना होगा 22 × 22 484 ओम। तो इतना इसका प्रतिरोध होता है। अब वो कह रहा है इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो मैंने R1 और R2 दोनों को जोड़ दिया। R1 का मान है 201 ओम लगभग और इसका मान है 484 ओम लगभग। जब प्रवाहित करूँगा मैं धारा, तो धारा दोनों में क्या होगी, समान प्रवाहित होगी। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे विभव का मान 220 वोल्ट टोटल है, तो दोनों ही जो मान है वो इसमें डिवाइड होंगे, इसमें V1 आएगा, इसमें V2 जाएगा। किसका विभव ज़्यादा होगा, क्योंकि धारा सेम है। देखिए V = I × R है, धारा सेम है, और प्रतिरोध की तुलना करें जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका विभव भी क्या होगा, यानी कि R = क्या हो गया V/I। I सेम है, R सेम कम होने के लिए V भी क्या रहेगा उसका कम, और R अधिक होने के लिए V का मान भी क्या होगा, अधिक। और यदि मैं कहूँ कि ये दोनों मान बराबर होते, R1 बराबर R2 होता, तो दोनों का वोल्टेज V1 बराबर क्या हो जाता, V2।
ठीक है। अब चूंकि R1 लेस देन क्या है V2 है, तो वोल्टेज इस फर्स्ट के कारण कितना रहेगा, हाई रहेगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। अब अगर बराबर होते तब 110 वोल्ट दोनों के हिस्से में आता। इसका मान इससे कम है, इसका मतलब इसका मान 110 से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। 110 से ज़्यादा रहने के कारण इसका जो मान है 60 वोल्ट का, उसकी क्षमता तो 110 है और वोल्टेज कितना पड़ेगा इस पर 110 से ज़्यादा, तो ये जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है को नियत वोल्टता स्रोत से श्रेणी में संयोजित किया जाता है। इनमें वेद शक्ति का अनुपात है, इन्हें श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो श्रेणी क्रम के लिए धारा का मान क्या होता है, समान होता है और P बराबर क्या होता है, I²R, यानी कि धाराओं का मान अगर समान हो दोनों के लिए तो I1 बराबर I2 अगर हो तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो P1/R1 बराबर क्या होगा, P2/R2। यानी यहाँ से मैं देखूँ तो P1/P2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1/R2। R1/R2 का 1/2 है तो P1/P2 का भी कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल कह रहा है कि फ्यूज तार होना चाहिए। अब फ्यूज तार कैसा होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता वाला, नहीं। निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता वाला, नहीं। उच्च गलनांक तथा निम्न प्रतिरोधकता वाला, नहीं। निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता वाला, बिल्कुल। देखो गलनांक जितना निम्न होगा उतना जल्दी फ्यूज तार डिस्ट्रॉय हो जाता है ताकि आगे जाने वाले करंट को वो रोक सके। अगर उच्च गलनांक होगा तो वो गलेगा नहीं और करंट आगे फ्लो हो सकता है। और उच्च प्रतिरोधकता वाला तो होना ही चाहिए, ये बात तो सही, लेकिन ये वाली बात गलत होगी। अगर निम्न प्रतिरोधकता होगी उसकी तो फिर वो वहाँ से धारा को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा और जल्दी से आगे की ओर भेज देगा। अगर उच्च प्रतिरोधकता होगी तो H=I²RT के कारण वह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और निम्न गलनांक होने की वजह से वो तुरंत टूट जाएगा और वह हमें बचा लेता है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि किलोवाट घंटा निम्न में से किसका मात्रक है। तो ये मात्रक होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक कैसे होता है, क्योंकि किलोवाट पावर है, पावर इनटू टाइम क्या देता है, कार्य। कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। अगला सवाल कह रहा है कि 200 वोल्ट तथा 100 वोल्ट तथा 200 वोल्ट तथा 60 वोल्ट अंकित दो विद्युत बल्ब ए व बी को 200 वोल्ट लाइन से श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तब प्रत्येक बल्ब में विभवपतन 200 वोल्ट है। 100 वोल्ट वाले बल्ब में विभवपतन 60 वोल्ट बल्ब से विभवपतन से अधिक है। तो ये हम बात करते हैं, सेम वैसे सवाल है। दोनों में प्रतिरोध अगर हम ज्ञात कर लें तो 200 पहला P1 इज इक्वल टू क्या होगा, V²/R। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से अगर मैं इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लूँ तो PR1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V²/P1। V² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 × 200 अपॉन पावर कितनी है, 100, यानी इसकी वैल्यू होगी 400 ओम। ठीक है। और R2 कितना हो जाएगा, V²/P2, इसका मान हो जाएगा 200 × 200 अपॉन कितना हो गया, 60। और यहाँ से मैं कैलकुलेट करती हो गया 4000/6, तो ये हो गया 6 और 6.66 ओम। ठीक है। यहाँ से इतनी वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये R1 है, ये R2 है। R2 का मान ज़्यादा है तो इसका विभव पतन क्या रहेगा, कम रहेगा। ये विभव को कम कंज्यूम करेगा क्योंकि इसके अंदर धारा देखो V=I × R होता है। दोनों का मान क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो V/R बराबर क्या होना चाहिए, I। अब R का मान ज़्यादा है लेकिन धारा तो कांस्टेंट है, धारा के मान परिवर्तन नहीं, तो V का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि 100 वोल्ट बल्ब में विभव पतन 60 वोल्ट बल्ब से विभव पतन से कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विभवांतर में संयोजित एक हीटर कुंडली की शक्ति P है। अब कुंडली को दो समान आधे भागों में काटा जाता है तथा समांतर में संयोजित किया जाता है। समान विभवांतर में इस संयोजन की शक्ति होगी। तो अगर पहले एक हीटर की कुंडली की तार की मैं कह दूं लंबाई की L है, तब पावर कितनी होगी, P।
ठीक है, अब मैं इन्हें क्या करूँगा, दो समान भागों में काट दूंगा। दो समान भागों में काटने से क्या होगा कि इसकी लंबाई होगी l/2 और ये लंबाई होगी l/2। अब इन्हें क्या कर दिया है, इसका मान मैंने बोल दिया कि ये हो गया P1 और इसका मान हो गया P2। तो पावर की अगर मैं बात करूँ टोटल l लंबाई के लिए, इसकी पावर क्या हो जाएगी कि अगर मैं समांतर क्रम संयोजन में जोड़ता हूँ कि भाई हमें समांतर संयोजन में इन दोनों को पावर को तारों को जोड़ना है, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध कुल प्रतिरोध R है, अगर कुल प्रतिरोध R है तो इसका R/2 होगा और इसका प्रतिरोध भी क्या होगा R/2। समांतर में मुझे जोड़ा है तो समांतर में जोड़ने से दोनों पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा V²/R और P2 भी क्या हो जाएगा V²/R। तो यहाँ से ये पावर कितनी हो जाएगी, P1 बराबर हो गया V²/R/2 और V²R कितनी है, ओरिजिनल पावर यानी पावर हो जाएगी 2P। सिमिलरली P2 भी कितनी हो जाएगी 2P, क्योंकि R/2 हो जाएगा। और अब समांतर क्रम संयोजन में हमें पता है कि पावर जो होती है, नई जो पावर आएगी वो इन दोनों पावरों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो P1 + P2 कितना हो जाएगा 4P, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि L लंबाई, R अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या तथा सिग्मा चालकता के एक धात्विक तार से धारा I प्रवाहित होती है, ऊष्मा उत्पादन की दर है। तो ऊष्मा उत्पादन H बराबर होता है I² R T। ठीक है, तो मान रखते हैं I का धारा का मान हमें दे रखा है I² बराबर R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R होता है ρL/A इंटू T हमें दे रखा है। T का मान हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो T के लिए हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और सिग्मा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो चालकता के तौर पे रो की जगह क्या हो जाएगा 1/σ, यानी H=I² 1/σ और L एरिया कितना हो जाएगा इसका πr² इंटू T। यह गया हमसे पूछा क्या गया, उत्पादन की दर पूछी है, रेट पूछी, तो dH/dt यानी भाग लग जाएगा इसका। ठीक है, T से T कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू क्या होगी I²। अब L/σ πr²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि 25 वोल्ट तथा 100 वोल्ट चिन्हित एक विद्युत बल्ब को 50 वोल्ट सप्लाई के सिरों से संयोजित किया जाता है। अब इसकी शक्ति है, तो पावर दे रखी है हमें और वोल्टेज दे रखा है, प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो पावर है 25 वोल्ट, वोल्टेज है 100, तो 100 का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन हो गया R1, यानी यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 100/25 यानी हो गया 400 ओम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50 वोल्ट की सप्लाई, तो P बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर अपॉन R आना चाहिए और PR की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो गया 2500 अपॉन कितना हो जाएगा 400, 4 का भाग दिया 25 में 4 का भाग दिया तो ये आया 6.25 वोल्ट। तो नई पावर कितनी हो जाएगी 6.25। अगला सवाल कह रहा है कि दर्शाई स्थिति में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। तो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो इस A को देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये A है, ये भी क्या होगा A और ये B है। यहाँ से मैं कह दूँ इसको ये C हो गया और ये हो गया D। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सिंपल अरेंज फॉर्म में बना, तो ये A हो गया, ये D और ये हो गया, अगर यहाँ D है तो ये C है, ये हो गया P बिंदु, A हो गया P हो गया और ये हो गया C। A और D के बीच में देखो एक प्रतिरोध है, A और D के बीच में एक प्रतिरोध है, A और P के बीच में एक प्रतिरोध है, A और P के बीच में हो गया, D और P के बीच में एक प्रतिरोध है, D और P के बीच में हो गया। फिर D और C के बीच में एक प्रतिरोध है, तो D और C के बीच में प्रतिरोध हो गया। C और P के बीच में एक प्रतिरोध है और फिर C से आगे B में एक और प्रतिरोध है और इन सब का मान कितना है R R R और R, ये भी R है। तो ये देखिए व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था को ये पूरा कर रहा है, क्योंकि R1/R1 बराबर R2/R3 है, तो सबके मान 1 है। तो ये R यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी नहीं। ये दोनों R श्रेणी क्रम में तो कितना हो गया 2R, ये दोनों श्रेणी क्रम में तो हो गए 2R। इन दोनों के संयोजन के कारण कितना हो जाएगा 1/2R + 1/2R, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R।
फिर श्रेणी क्रम में एक R और है, तो दोनों ही मान कितने हो जाएंगे, R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है, दर्शाई स्थिति में कम विद्युत वाहक बल के सेल के सिरों में विभवांतर है। तो कम ये है 2 वोल्ट वाला, इसका मान 10 है। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, KVL लॉ लगा देता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ से मैं चलता हूँ तो 10 वोल्ट क्या हो गया, 10 वोल्ट, और इसका प्रतिरोध के कारण धारा I इंटू R। फिर यहाँ से अगर चलूँगा तो ये क्या होगा, -2V माइनस आई इंटू R, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -I इंटू R, कैपिटल R। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया 10 -I इंटू R की वैल्यू कितनी है, 1 -2 वोल्ट, -I इंटू R कितना है 1, तो ये हो गया I, और -I इंटू कितना हो गया, ये हो गया 2I। इन सबको ऐड करूँ तो ये हो गया 8 वोल्ट माइनस हो गया 4I बराबर 0 होना चाहिए, और I की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 2 एम्पियर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो धारा की दिशा मैंने बनाई थी, ये मैंने इस पॉजिटिव से दिशा में बनाई थी, तो ये धारा यहाँ है। ठीक है। अब इसके ऊपर विभवांतर ज्ञात करने जानी है मुझे, टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना होगा। V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। लेकिन यहाँ पे देखो ये निरावेशन की स्थिति के लिए होता है, ये आवेशित हो रहा है क्योंकि धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, तो ये हो जाएगा E प्लस आई आर। तो E का मान है 2 प्लस धारा का मान हो गया 2 इंटू प्रतिरोध 1, यानी वोल्टेज कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है, दर्शाई स्थिति में 3 ओम व 2 ओम प्रतिरोधों से प्रवाहित धाराओं का अनुपात होगा। तो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से धारा आई है I, ठीक है, और ये हो गया I धारा। अब यहाँ से डिवाइड होगा तो यहाँ पे दोनों में क्या करता हूँ मैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेता हूँ। ये 2 और 1 हो गया 3, ये 4 और 5 हो गया 9। दोनों ही सिरों पर वोल्टेज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया धारा I1 जाएगी, यहाँ पे धारा क्या जाएगी I2, और वोल्टेज V1 बराबर क्या होगा V2। V1 का मान क्या होगा I1 इंटू 3 बराबर क्या होगा I2 इंटू 9, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि I1 बराबर कितना हो गया 3I2, ये मान आ गया। और यहाँ पे धारा कितनी जा रही है I। अब देखिए जो I का मान है वो है I1 प्लस I2, और I1 के पदों में हमसे पूछा गया 2 ओम वाला ये है, इसमें से इसमें तो ये I1 याद कर लेते हैं। तो I1 के पदों में I बराबर क्या हो गया, I2 का मान हो गया I1 प्लस 3, तो ये हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I बटा 3। I2 का मैंने मान यहाँ पे रख दिया है, इसका मान हो गया I इज इक्वल टू, ये हो गया 4I1 बटा 3, यानी इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है इतनी, और इसमें से धारा प्रवाहित I, दोनों का अनुपात पूछा है। तो अनुपात हो गया I बटा I1 इज इक्वल टू 4I1 अपॉन 3 बटा कितना हो गया I1 से I1 कैंसिल आउट, यानी 4 बटा 3, यानी 4:3। इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल कह रहा है कि चित्र 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के समरूप सेलों के मिश्रित समूह को दर्शाया है। इस संयोजन को E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाले A तथा B के मध्य तुल्य सेल द्वारा प्रतिस्पादित किया जा सकता है, जहां E का मान और R का मान पूछा है। हमें तुल्य प्रतिरोध बनाना है, तो ये कह रहा है कि इसे कुछ इस प्रकार बना दिया गया है कि ये तो हो गया इसका E, और इसके साथ इसका क्या हो जाएगा R। टोटल इक्विवेलेंट हमें चाहिए, ये भी इक्विवेलेंट चाहिए। श्रेणी क्रम में सभी का मान कितना है, चित्र में 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो सभी का वोल्ट का मान है 4 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना है 1 ओम। श्रेणी में प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ होगा 6 ओम, यहाँ भी होगा 6 ओम, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 ओम। तो 3 प्रतिरोध हो गए यहाँ पे, तीनों समांतर क्रम में हैं। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहाँ से मैं लूँगा तो 6/3, यानी प्रतिरोध का मान तो आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम वाले 2 ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये दोनों तो सही होंगे नहीं। अब इसमें अगर मैं देखूं इन दोनों में से कौन सा होगा, तो मुझे वोल्ट याद करना पड़ेगा। वोल्ट में मैं अगर देखूं तो यहाँ से 4 है, और सारे ही किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा। तो 4 और 6 ये हो गया 24, इसका मान भी देखूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 24,
और इसका मान भी देखो ये कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। अब ये 24 वोल्ट और 6 ओम तीनों किस में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू याद कर लेता हूँ। E1 की वैल्यू है 24/R1 कितना 6, यानी ये हो गया 4 + 4 + 4 यानी 12 अपॉन, इसका मान अगर मैं देखूँ तो 1/6 ये हो गया 3, यानी ये हो गया 2 1/2 और यहाँ से देखूँ तो ये कितना हो गया 24 वोल्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि चित्र में दर्शाई स्थिति तुल्य है। ठीक है, तो चित्र में दो स्थितियाँ दर्शा रखी है और दोनों में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। आर का जो मान है वो तो क्या है कि दोनों ही समांतर क्रम में, तो 1/2 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम। ठीक है, ये तो हो गया 1 ओम, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। बच गया कितना 6 वोल्ट और 3 वोल्ट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से धारा बनाता हूँ तो ये धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ पे जाएगी और ये भी क्या है समान दिशा में है। किरचॉफ में क्या लगा लेता हूँ, वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ। यहाँ से देखो 10, ठीक है 10 हो गया, और माइनस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा +4 -i/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -i/2 बराबर कितना होना चाहिए 0। ये हो गया 14 और 14 में से यहाँ हो गया -4i बराबर 0, यानी i की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज की अगर बात करूँ तो दोनों देखो श्रेणी समांतर क्रम में है, लेकिन जुड़े हुए किस प्रकार है, तो दोनों का दिशा जो है वो विपरीत है और विपरीत दिशा में दोनों ही मान क्या हो जाते हैं जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो E1 की वैल्यू है 10/2 प्लस ये है 4/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1/2, ये तो हो गया 1, यानी हो गया 5 और ये हो गया 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो साइन है वो नेगेटिव है। इसमें हमने जोड़ा था सभी के साइन अलग थे, ये नेगेटिव है, विपरीत दिशा में जुड़ा था, इसका मान क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये होगा नेगेटिव, ये हो गया 5 - 2 यानी 3 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न स्थिति में ए व बी के मध्य विभवांतर होगा। हमें विभवांतर पूछा है कहाँ से कहाँ तक, ए और बी के बीच में। ठीक है, चलिए ए और बी के बीच में विभवांतर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से धारा 4 जा रही है, यहाँ धारा 3 जा रही है, तो इस संधि नियम से यहाँ से धारा कितनी आएगी 7 एम्पियर। यहाँ से 5 एम्पियर जा रही है, यहाँ 7 हो रही है, यानी यहाँ से धारा आएगी कितनी 2 एम्पियर। ठीक है, अब मैं इस श्रेणी क्रम में क्या करता हूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ केवल। तो VA और यहाँ से देखो तो -5 × 2 और इधर देखूँ तो ये प्लस की तरफ जा रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा 10 और आगे कितना हो जाएगा -7 × 1 माइनस कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना आएगा 5 और माइनस कितना हो जाएगा VB बराबर क्या होना चाहिए 0। तो VA - VB दोनों सिरों पे विभवांतर आ गया। माइनस कितना हो गया 10 + 10 -7 -5 बराबर होना चाहिए 0। ये हो गया 0, 7 5 हो गया 12। तो VA - VB माइनस कितना हो गया 12, तो VA - VB इज इक्वल टू कितना हो गया 12, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बिंदु देखते हैं। ये बिंदु ए है और यहाँ से ये बिंदु भी ए है, तो ये बिंदु भी कितना हो जाएगा ए और बी। देखो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या हो गए शॉर्ट हो गए, यानी ये जो टोटल परिपथ है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी इसका तो कोई रोल नहीं रहा। बच गया ए और बी दो बिंदु, दोनों के बीच में प्रतिरोध कितना है 30 ओम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। अगला सवाल कह रहा है कि दर्शाए परिपथ में सेल से निकलने वाली धारा है, यानी मुझे इस सेल से निर्गत धारा ज्ञात करनी है। तो मुझे क्या ज्ञात करना होगा तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि V = क्या होता है IR। तो अगर मुझे धारा चाहिए तो टोटल V में R का भाग देता हूँ, R यहाँ पे टोटल याद करना पड़ेगा। ये 5 और 4 और 3 तीनों श्रेणी में क्या है 5 और 9 3 कितने हो गए 11।
5 है 9, 9 3 12, 12 ओम हो गए। यहाँ पे 3 2 5, 5 और 1 6, यानी ये हो गया 6 ओम। ये दोनों इसके एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर में है। तो 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 1 प्लस 2 यानी ये हो गया 12/3 बराबर हो गया 4 ओम। ठीक है, और आई पूछा है 4 यानी 10 बट्टा कितना हो जाएगा 4, इसको मैं कैलकुलेट दिया हो गया 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। इसमें कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर इस धारा का मान हो जाएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि मीटर सेतु प्रयोग में उदासीन बिंदु n पर प्राप्त किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है और ये 40 सेंटीमीटर, टोटल जो लंबाई होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर इस तार की। व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन क्या होना चाहिए R4। R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है R रो L अपॉन A होता है, एरिया सेम रहता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ चाहिए होगी। L का मान है 40 सेंटीमीटर बराबर x चाहिए, R कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि ये हो गया 60। x का मान पूछा है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 10/40 इंटू 60 यानी 60/4, ये हो गया 30/2 यानी कि 15 ओम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक विभव मापी प्रयोग में सेल के लिए संतुलन लंबाई 1.20 मीटर पाई जाती है। अब 10 ओम प्रतिरोध को इस सेल के सिरों में संयोजित किया जाता है तथा संतुलन लंबाई 80 सेंटीमीटर है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, विभव मापी में जो सेल की संतुलन लंबाई है वो 1.20 मीटर है। ठीक है, और 10 ओम प्रतिरोध को इस सेल के सिरों से संयोजित किया जाता है तथा संतुलन लंबाई 80 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका मान हो गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें अब अगर 10 ओम प्रतिरोध इसके सेल के साथ सिरों में जोड़ दिया जाता है तो संतुलन की लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि खुला परिपथ जो है उसकी लंबाई हो जाएगी ये L1 और बंद परिपथ के लिए हो जाएगी L2। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात है तो R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन क्या होता है L2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना जब संतुलन की लंबाई दे रखी है। L1 का मान हमें दे रखा है, बाकी सब मान दे रखे हैं, तो R बराबर कितना हो गया 10 इंटू 120 सेंटीमीटर माइनस 80 बट्टा कितना हो गया 80, ये हो गया 10 इंटू 40/80 यानी कि 1/2 यानी कि R का मान हो जाएगा 5 ओम प्रतिरोध। सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक चालक 1 एम्पीयर धारा ग्रहण किए हुए हैं, 1 सेकंड में आवेश जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होगा इसका मान कितना है। तो 31st मान में 1 एम्पीयर धारा है, I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T का मान 1, I का मान 1, Q कितना 1 कूलाम। धारा घनत्व J तथा विद्युत क्षेत्र E में सही संबंध है तो J इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E, है ना। अब हमें इनमें से संबंध दे रखा है, हमें सिग्मा में वैल्यू दे रखी है तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बस क्या हो गया इसका सही आंसर। फिर 33 कह रहे हैं चित्र में चालक के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। यदि T1 तथा T2 ताप है तब निम्न में से कौन सा विकल्प चाहिए। V और I में tan थीटा जो है वो क्या होता है उसका प्रतिरोध, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R, R की तरफ देखूँ तो Y बराबर mx, तो m का मान हो गया R यानी tan थीटा किसके बराबर होगा R के, जिसका थीटा ज़्यादा उसका प्रतिरोध ज़्यादा, तो T1 का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। और चालक तार है, चालक तार में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश को इस प्रकार दर्शाया गया है, t बराबर 1 सेकंड पर धारा कितनी होगी। I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt, तो ये हो गया 3t² प्लस 2 और 1 पे पूछा तो ये हो गया 1 प्लस 2 बराबर हो गया 5 एम्पियर। अगला सवाल करें एक धात्विक चालक के लिए यदि रो टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है तो रो नोट संदर्भ ताप T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता होगी, इसका मान होता है इतना, यानी कि रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। डेल्टा टी क्या है, दोनों ताप का अंतर है, अल्फा यहाँ पे क्या है ताप गुणांक है। तो 35 में कितना हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यदि तार की लंबाई को 0.2% तानित किया जाता है तब इसके प्रतिरोध में
प्रतिशत वृद्धि होगी। तानित यानी खींच के लंबा किया तो उसका एरिया भी चेंज होगा। मैं अगर कहूँ कि लंबाई जो नहीं है वो कितनी हो जाएगी, L प्लस 0.2% यानी बटा 100L, यानी यहाँ से अगर मैं टोटल लंबाई देखूँ तो ये होगी 100.2L। ठीक है, इसका मान इसके बराबर हो गया। अगर तानित किया गया तो एक चीज़ जो है वो सेम रहती है, वो है इनका आयतन पाई आर स्क्वायर, यानी फिर पाई आर की जगह ए इंटू एल बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए डेस इंटू एल डेस। एल डेस का मान कितना हो गया, इसके मान तो ए डेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन 100 इंटू 2। ठीक है, ये मान रहेगा इसके लिए। अब वो कह रहा है प्रतिरोध कितना होगा, तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का मान होगा यहाँ पे रो एल अपॉन ए। ठीक है, इनका मान रखूँ तो रो एल डैश का मान कितना हो जाएगा 100.2 इंटू एल अपॉन कितना हो जाएगा एरिया, ए का मान हो जाएगा ए इंटू कितना हो जाएगा 1002। रो एल अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू कितना हो गया, ये हो गया 100.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये हो जाएगी 1.004। तो आर डैश इज इक्वल टू हो गया आर इंटू 1.4 इसकी वैल्यू हो गई है। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें दिया गया है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए परिवर्तन बटा मूल मान इंटू क्या होगा 100। परिवर्तन कितना है 104.4, आर माइनस कितना हो जाएगा आर अपॉन हो जाएगा आर, यानी यहाँ से वैल्यू होगी 0.004 इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दो प्रतिरोध 2 ओम तथा 4 ओम को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी से संयोजित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में वेद तापीय शक्ति का अनुपात होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो धाराओं का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो I1 इज इक्वल टू I2 रहेगा, तो क्यों नहीं I1 स्क्वायर बराबर क्या रहेगा I2 स्क्वायर। हम जानते हैं P1 इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 अपॉन R1 इज इक्वल टू P2 अपॉन R2। P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम, तो ये हो गया 1/2, यानी कि P1 और P2 का अनुपात भी कितना होगा 1/2। अगला सवाल कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए निर्मित क्रमशः 50 वोल्ट तथा 100 वोल्ट शक्ति वाले दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध है, तब R1 बटा R2 होगा। समान वोल्टता पर पूछा है, यानी कि V1 बराबर क्या होगा V2। हमें पता है कि P इज इक्वल होता है V स्क्वायर अपॉन R, यानी कि V, और अगर ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा बराबर होगा। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P1 इंटू R1 इज इक्वल टू P2 अपॉन R2। हमसे पूछा है R1 अपॉन R2, तो बराबर हो जाएगा P2 अपॉन P1। P2 का मान कितना दे रखा है 100 और इसका मान है 50, यानी हो गया 2:1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि निम्न में से किसका ताप गुणा ऋणात्मक होता है। ताप गुणा ऋणात्मक अल्फा यानी डेल्टा टी क्या होना चाहिए ऋणात्मक, यानी टी माइनस टी नोट क्या होना चाहिए ऋणात्मक, यानी कि टी का मान कम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध घट रहा है, प्रतिरोधक घट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चालक है और अर्धचालक है। अर्धचालकों के लिए क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोधकता घटती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, यानी जर्मेनियम का। फिर अगला सवाल कह रहा है कि चालक का विश्रांति काल दे रखा है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व n दे रखी है, तो रो में इसके अनुसार कौन सा संबंध हो जाएगा। तो रो में तो फर्स्ट ही है जो कि संबंध है, हमें पूरा इसका आंसर पता होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक चालक में धारा I तथा इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग के मध्य संबंध है, तो अपवहन वेग में संबंध कौन सा आता है, फर्स्ट संबंध होता है VDENA इज इक्वल टू क्या होता है I। ठीक है, और यहाँ से फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अगला सवाल, एक चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की दिशा होती है। चालक तार की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अपवहन वेग अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन ठीक इसके विपरीत दिशा में चलते हैं, विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत। फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्रमागत टक्करों के मध्य एक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संभव पथ है, वो होता है सरल रेखा।
ई जब 0 हो तब सरल रेखा होगा, और अगर ई 0 नहीं है तब इसका जो पथ होगा वो कुछ वक्राकार हो जाएगा और लगभग दीर्घवृत्ताकार की तरह होता है, अतिपरवलिक भी हो जाता है। ठीक है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि चित्र में दर्शाए मीटर सेतु ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के लिए ए बी का मान होगा। ए से बी मान पूछा है, तो शून्य विक्षेप के लिए दोनों प्रतिरोधों का मान बराबर होना चाहिए। तो 20 ओम बटा इसको मैं बोलता हूँ एल। ठीक है, ये लंबाई कितनी होगी, एल होगी, बराबर होना चाहिए 30 बटा कितना होगा, ये लंबाई कितनी बचेगी, 100 माइनस एल। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या तो ये हो गया 200 माइनस 2L बराबर किसके हो गया 3L के, यानी 200 बराबर हो गया 5L। सो द L इज इक्वल टू 200/5 यानी कि 40 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाती है वैल्यू। फिर कह रहा है कि ए बी के सिरों में तुल्य प्रतिरोध होगा ए और बी के सिरों में। ये देखो पहले तो चेक करते हैं क्या व्हीटस्टोन सेतु को कर रहा है 2/4 बराबर होना चाहिए 4/8 के। ये हो गया 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये बात सही है। इस प्रतिरोध का कोई लेन देन नहीं है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो 6 ओम हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो 12 ओम हो गए, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं तो 1/6/1/12 12 हो गया, 2 + 1 बराबर हो गया 3/12, यानी R इज इक्वल टू कितना हो गया 12/3 बराबर 4 ओम। फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए नेटवर्क में यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो प्रतिरोध R का मान होगा, इसका मान पूछा है। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर 2/4 बराबर होना चाहिए 3 ये दोनों श्रेणी में तो 2 + R। ठीक है, गुणा किया तो ये हो गया 4 + 2R इज इक्वल टू 12, यानी 2R इज इक्वल टू कितना हो गया 12 - 4 यानी कि 8। सो द R विल बी 8/2 इज इक्वल टू 4 ओम। फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी में पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सवाल क्या कहते हैं। तो कुछ PYQs हम देखते हैं जो कि बेहतरीन सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि दिखाए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर है। अब P और M बिंदुओं को DC वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है। M और N बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी हमें M और N बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और दे क्या रखा है हमें, 4 के अंदर प्रवाहित धारा कितनी है, I है। I का मान कितना है, 1 एम्पीयर है। तो क्यों ना मैं इसके सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कर लूँ। तो V बराबर क्या होता है I × R, यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट। जब यहाँ पे 4 वोल्ट है तो इसके सिरों पर भी कितना वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे 4 वोल्ट है, यानी ये भी 4, इन दोनों सिरों पर भी वोल्टेज कितना होगा 4, और P और M के बीच में भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, और यहाँ भी वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि P बिंदु और M बिंदु पर वोल्टेज कितना आ गया है 4, P और M के बीच में आ गया वोल्टेज 4 वोल्ट। हमें ज्ञात करना है N और M के। तो देखो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। यहाँ से प्रवाहित धारा का मान क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो V बराबर क्या होता है I × R। R तुल्य प्रतिरोध, आधा और आधा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये दोनों किस में समांतर क्रम में, तो 1/1/2 प्लस 1/1/2, यानी ये हो गया 0.5, ये हो गया 2 + 2 यानी हो गया 4, यानी R इक्विवेलेंट हो गया 1/4। इन दोनों का तो आ गया 1/4, और ये कितना है 1, तो 1/4 + 1 कितना हो जाएगा 5/4। ये आ गया टोटल प्रतिरोध इस पूरे वायर में। अच्छा, तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर हो गया V/R। V का मान है 4 बटा कितना हो गया 5/4, यानी ये हो गया 16/5 धारा का मान। यहाँ पर विभवांतर पूछा है तो V = क्या होना चाहिए I × R। R का मान कितना है 16/5, सॉरी I का मान है 16/5 और R का मान कितना हो गया 1, यानी V का मान आएगा कितना 16/5, यानी यहाँ से आ जाएगा 5 × 15, 15 में गया 1, यानी 3.2 वोल्ट। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा एक सेल जिसका EMF 1.1 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, उसे 0.5 ओम प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा है। उतने ही EMF वाली एक और सेल को अब सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि धारा बढ़े, पर तार में धारा वही रहती है
दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो कह रहा है कि प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा एक सेल जिसका ईएमएफ इतना है, और मैंने ये एक प्रतिरोध वाला तार बोल दिया है। इसके साथ एक सेल जुड़ा हुआ है जिसकी ई है 1.1 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना 0.5 ओम। इसे 0.5 ओम आंतरिक वाले तार से जोड़ा है, इसका यानी कि 0.5 प्रतिरोध वाले तार से जोड़ा गया है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम। उतने ही ईएमएफ वाली एक और सेल को अब सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि धारा बढ़े, पर तार में धारा वही रहती है। दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो अगर मैं पहली स्थिति में धारा ज्ञात करता हूं तो धारा का मान क्या आएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध और R में इस E का मान रहेगा। वो कह रहा है कि यदि अब इसमें एक E और जोड़ दिया गया यानी इसी का मान कितना होगा E प्लस E1, जब हम दो जोड़ देंगे अपॉन क्या रहेगा R प्लस श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये हो जाएगा R1 R प्लस R1 बराबर है ये मान, क्योंकि धारा ये होगी तब भी धारा का मान क्या बराबर है, तो E1 का जो R1 है वो हमसे मान पूछा गया है। इसका मान भी कितना है E ही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है E ही रहेगी, क्योंकि समान ईएमएफ के साथ दोनों जुड़े हैं, R भी क्या सेम है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 2E अपॉन R प्लस कितना हो गया 2R, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी E अपॉन R प्लस R के यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और अगर मैं तिरछा गुणा करूँ तो ये हो गया 2R प्लस 2R बराबर कितना होगा R प्लस 2R, और यहाँ से मैं माइनस करूँ तो ये हो गया वैल्यू R बराबर कितना हो गया 4, ये R प्राइम है। R की वैल्यू में दे रखी है 0.5 यानी हो गया 1, और R की वैल्यू भी 0.5 दे रखी है यानी ये भी हो गया 0.5 और प्लस 0.5 यानी कि 1 ओम। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 ओम ही रहेगी। अगला सवाल कह रहा है कि एक प्रतिरोधक पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 20 सेकंड में 800 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका प्रतिरोध होगा। तो 800 जूल H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी। H का मान दे रखा है 800 जूल। धारा कितनी है, धारा हमें नहीं दे रखी है। 20 सेकंड में 20 वोल्ट दे रखा है, तो वोल्टेज वाला रूल लगेगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V इंटू R इंटू कितना हो जाएगा T। ठीक है, सॉरी ये R अपॉन हो जाएगा V अपॉन R इंटू T का स्क्वायर। अब देखो हमें मान दे रखा है, इसका मान है 800 बराबर V स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटा R इंटू कितना है 20। 400 से ये गया 2 बार, R का मान हो गया 20 बटे 2 यानी कि 10 ओम। सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कर रहा है कि दिए गए मिश्रित प्रतिरोध संयोजन में बिंदु A और B के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जो कि 2024 में पूछा गया है। A और B के बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सिंपल से लास्ट कोने से शुरुआत करते हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। ये श्रेणी में है, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 और 8 दोनों किस में है समांतर में है, तो 1/8 प्लस 1/8 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 2 यानी ये हो गया 4। तो यहाँ से हट के एक क्या लग जाएगा 4 का, ये 4 और 4 और 4 कितने हो गए श्रेणी में 12, 12 और 12 का कितना हो जाएगा 6, ये 6 और ये 6 और ये 6 श्रेणी में, तो कितना हो जाएगा 18 ओम प्रतिरोध इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि चित्रानुसार परिपथ में ज्ञात प्रतिरोध R1 और R2 है। विद्युत धारा के स्रोतों के आंतरिक प्रतिरोध और तार के प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए। विद्युत वाहक बल E1 का मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रतिरोध R से होकर प्रवाहित धारा क्या हो 0 हो। तो अब हम इसे क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर मैं वैल्यू देखूं तो मैंने माना यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है I, और इधर धारा गई I1 और यहाँ पे धारा गई I2। फिर ये धारा यहाँ पे जाएगी I का मान कितना हो गया 0। तो पहले मैं इस लूप में ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो E माइनस कितना होगा, यहाँ से देखा जाए तो ये पॉजिटिव से प्रवेश होकर नेगेटिव में जा रहे, तो माइनस E1 और माइनस I1 R1, और यहाँ पे क्या होगा माइनस I इंटू R बराबर कितना हो चाहिए 0।
लेकिन ये कह रहे हैं इस आई का मान 0 होना चाहिए, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये आ गया ई माइनस E1 माइनस I1 R1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। दूसरे लूप में चलता हूँ मैं। दूसरे लूप में जाऊँगा तो यहाँ से देखूंगा तो ये हो गया माइनस I2 R2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा I1 R1 और प्लस कितना हो जाएगा E1 बराबर किसके होना चाहिए 0। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से देखिए I बराबर क्या है, I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2, लेकिन I का मान क्या होना चाहिए 0, यानी I1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस I2 के। यहाँ पे मैं माइनस I2 की जगह I1 लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। पहली समीकरण देखो क्या है, E माइनस E1 माइनस I1 R1 बराबर क्या होगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगी I1 R2 प्लस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ ताकि प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा शून्य हो। तो मुझे E1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं I1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। I1 कितना हो जाएगा देखो, दूसरे समीकरण से I1 इंटू हो गया R2 प्लस R1 इंटू E प्लस E1 बराबर 0, यानी माइनस E1 अपॉन क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। इसकी वैल्यू हो गई किसकी I1 की। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो E माइनस E1 प्लस कितना होगा E1 अपॉन R2 प्लस R1 इंटू कितना हो जाएगा R1। दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा E इंटू इस E को मैं आगे भेज देता हूँ, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के, समीकरण 1 में ना। तो इस E को मैं आगे भेज देता हूँ, तो ये हो गया माइनस E बराबर माइनस E। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ से एलसीएम लिया तो ये हो गया माइनस E1 R2 माइनस E1 R1 प्लस कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं भाग दूँ तो ये हो गया E1 R1 बराबर किसके होगा E के अपोन में क्या रहेगा R2 प्लस R1। E1 R1 से E1 R1 का कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या माइनस E1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 बराबर किसके माइनस E के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से E1 बराबर कितना बच गया R E इंटू R2 प्लस R1 अपॉन क्या बच जाएगा R2। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ये R2 है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। हमें बस यहाँ पे केवीएल लॉ लगाना है, केवीएल लॉ से दोनों ही इक्वेशंस को बैलेंस करना है और फाइनल आंसर जो है उसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 2025 में है कि 12 ओम प्रतिरोध वाले समान तार को 1:2:3 के अनुपात में 3 टुकड़ों में काटा गया है। अब इन 3 टुकड़ों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है। यदि 8 वोल्ट का ईएमएफ और 5 ओम पर आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल सबसे बड़े टुकड़े के सिरों पर जोड़ा जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। अच्छा, 12 ओम का है, इसे 1:2:3 में तोड़ दिया, तो मैंने कहा x प्लस 2x प्लस कितना होना चाहिए 3x बराबर किसका होना चाहिए 12, यानी 3 2 5 ये हो गया 6x बराबर 12, यानी x का मान कितना होगा 2। तो अनुपात क्या क्या हो जाएंगे 2 ओम और ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 6 ओम। ये 3 टुकड़ों में इसे क्या गया है तोड़ा गया है। अब इसे क्या बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है, तो इसे त्रिभुज बना देते हैं, और इसका मान है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम। अब बड़े वाली भुजा ये है 6 ओम वाली, इस पे क्या जोड़ा गया है ईएमएफ कितना 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना इसका 5 ओम के साथ जोड़ा गया है। धारा पूछिए, धारा बराबर क्या होता है E/R प्लस आर। आर तुल्य प्रतिरोधी 4 और 2 6 हो गया, 6 और 6 दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका मान हो गया 6 1/6 अपॉन 1/6, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम, यानी ये हो गया 8, यानी कि E का मान है 8 अपॉन R का मान है 3 प्लस ये है 5, यानी 8। I का मान हो गया 1 एम्पियर। फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक रूम हीटर 750 वोल्ट 220 वोल्ट तथा एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट तथा 220 वोल्ट पर रेटेड है। दोनों को श्रृंखला में जोड़कर 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है। बल्ब और हीटर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में आया गया सवाल है। तो पहला जो हमें दे रखा है उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। पी हीटर जो है इसका मान कितना होगा V² अपॉन क्या होगा R हीटर के।
वी स्क्वायर दे रखा है कितना 220 का स्क्वायर अपॉन आर के लिए कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू होगी 750। तो आर एच जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा 220, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 220 इंटू 22 अपॉन 75। ये हो गया आर एच का मान। अब वो कह रहा है कि हमें बल्ब का भी मान ज्ञात करना है, तो पी जो बल्ब है वो कितनी होगा वी स्क्वायर अपॉन आर बल्ब के। इसका मान कैलकुलेट करूँ तो आर बल्ब का कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी 220 इंटू 220 बट्टा कितना होना चाहिए 200। यहाँ 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया पी जो आर बी का मान है वो कितना हो गया 22 इंटू 22/2 ओम। ये मान आ गए है। अब वो कह रहा है कि दोनों को श्रृंखला में जोड़कर 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ जाता है, बल्ब और हीटर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। अब दोनों ही जो परिपथ में क्या जोड़ दिए गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए। ये आर एच है और ये क्या है आर बी है। श्रेणी क्रम में हमें पता है कि धारा क्या रहती है, समान रहती है। P1 पूछा है हमसे और दोनों में ही 220 वोल्टेज जोड़ा गया है और सिरों पर विभवांतर कितने का लगाया है 220 वोल्ट का। हमें पता है कि V इज क्या होना चाहिए I इंटू आर टोटल। दोनों श्रेणी क्रम में तो दोनों जोड़ देंगे। इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो मान है 220 अपॉन 22 75 का भाग देंगे तो ये मान आएगा लगभग 64.5 ओम और इसकी वैल्यू आएगी, ये तो हो गया 484/2 यानी ये हो गया 242। ठीक है, श्रेणी क्रम में दोनों मान जुड़ जाएंगे तो दोनों का मान जुड़ के कितना आएगा, आई का जो मान है वो होगा 220 बटा आर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों का मान जोड़ेंगे तो ये होगा 306.5। यानी धारा का जो मान है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 220 में अगर मैं भाग लगाऊँ कितने का 306.5 का, 306.5 का अगर मैं भाग लगाऊँ तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 0.717। अब चाहिए क्या, पावर चाहिए। तो पी एच अगर मैं देखूँ तो पी एच कितना होना चाहिए आई स्क्वायर इंटू आर एच के। आई स्क्वायर अगर मैं कर दूँ इसका तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.717 इंटू कितना करना पड़ेगा मुझे 0.717। तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग, आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.514 इंटू आर एच कितना है 64.5 और 64.5 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आ जाएगी 30, यानी कि 325 समथिंग, इतना मान इसका हमें मिल जाएगा। तो पावर जो है P इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आई इज टू आर है तो 220 में हमने यहाँ पे भाग दे दिया। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 3200 समथिंग। तो हीटर के लिए आर के लिए इसका मान हमें इतना मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। और सेकंड ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो आई स्क्वायर आर करना है जो कि कितना आ जाएगा पी, यानी एक ही मैच कर रहा है यहाँ पे, बाकी ऑप्शन तो 2 है। और एच का देखो मान इतना है तो इसकी दोनों वैल्यू बराबर हो नहीं सकती, तो पी भी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा 124.8 वोल्ट। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे 33 पॉइंट समथिंग है आंसर में, तो इसको करेक्ट कर लेना। फिर अगला सवाल कह रहा है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संरक्षण को फॉलो करता है और वो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को। फिर अगला सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एस के 4 मान दे रखे हैं व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में, अब कौन सा प्रतिरोध एस जिससे समांतर में जोड़ने पर ब्रिज संतुलन में हो जाए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ हो गया ये और इस प्रकार इससे जोड़ा गया है, ठीक है, ये 3 ओम है, ये P, ये Q, ये R और ये S, ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है, ये 4 है। इन दोनों का अनुपात इसके बराबर जो 3/3 बराबर होगा 3/4 के। लेकिन यहाँ पे 4 है, अनुपात बराबर नहीं, अनुपात बराबर करना है तो मुझे 4 के प्रतिरोध को कम करना है। कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक समांतर क्रम में एक S और जोड़ दूंगा। तो इसका जो टोटल प्रतिरोध कितना होगा 1/4 प्लस 1/S, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। और इसका मान मुझे कितना करना होगा 3 के बराबर करना होगा, यानी ये हो गया 4S/4 प्लस S बराबर किसके होना चाहिए 3 के। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ वैल्यू तो ये हो गया 4S बराबर 12 प्लस 3S और यहाँ से 3S माइनस गया तो ये हो गया S इज इक्वल टू 12 ओम। यानी कि 12 ओम का प्रतिरोध मुझे इसके समांतर में लगाना पड़ेगा, तभी ये व्हीटस्टोन क्या होगा संतुलित अवस्था में आएगा।
ठीक है, तो इतने ही सवाल है और आई होप आप सबको सवाल समझ में आ गए हैं और आप खुद ने ट्राई किया हो। और अगर मैं किसी भी क्वेश्चंस का जो कोई भी एरर अगर रह गया हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, कोई आंसर अगर गलती से टाइप हो गया हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं। हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है इस चैप्टर की, जिसमें विद्युत धारा से जुड़े हुए सारे सवालों को हमने सोल्व किया है। तो आई होप आपकी जो तैयारी है वो इस चैप्टर के लिए बेस्ट हो गई हो।